बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर वाफ़ियत से होंगे। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के लिए जो ना प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है? सारे जो लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों के आसानी के लिए पूरे चैप्टर को वाइंड अप करके बड़े-बड़े जो लेक्चर्स हैं, वो एक साथ मर्ज कर दिए हैं, ताकि आगे आप लोगों की प्रिपरेशन आ रही है, तो आप लोगों को किसी किस्म की जो मुश्किलात हैं, वो ना हों, ठीक है? आप लोगों ने गाज़िम ज़ूलॉजिस्ट सर्च करके डायरेक्टली प्लेलिस्ट में आके क्लास 11 बायोलॉजी फेडरल बोर्ड कंप्लीट लेक्चर्स, इस प्लेलिस्ट को आप लोगों ने ओपन कर लेना है, ठीक है? तो आप लोगों ने डे बाय डे जितना भी आप वॉच कर सकते हैं, वॉच कर लें यहाँ से। और फर्दर जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो दिया गया नंबर है इन लेक्चर्स में, जो भी आप वीडियो ओपन करेंगे वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे रब्ता करके हमारी जो ऑनलाइन जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों स्टार्ट करते हैं इस चीज को। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन क्या है कि बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम चीजों में चेंज आना। ठीक है, चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या चेंजेस इन एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नॉन एज एवोल्यूशन। ठीक है, अब उन चेंजेस को आप ग्रेजुअल चेंजेस का नाम देते हैं। अब ग्रेजुअल चेंजेस क्यों कहते हो? क्योंकि वो जो चेंजेस हैं वो वेरी स्लो होते हैं। ठीक है, जिनको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बेटा, कई साल लगते हैं, करोड़ों साल कहने लगते हैं। तो अब उस करोड़ों साल के बाद यानी जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मॉडिफ़ाई हो जाता है। अब इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एवोल्यूशन का। अब यहाँ पे एक्चुअली सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, सॉरी ये लाइफ ऑफ अर्थ की बात कर लें कि एक अर्थ है वो कब बना था। ठीक है, वो आप कह लें बेटा 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, जो अर्थ है बेटा उसकी फॉर्मेशन हुई है और उसी अर्थ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा ऐसा से फिर मतलब जैसे कंडीशंस नॉर्मल नॉर्मल होने लग गई तो राउंड अबाउट बेटा 3.8 मिलियन ईयर्स अगो, सॉरी ये मिलियन लिखा हुआ है, ये बिलियन है। ठीक है, ये बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे सरवाइव करता था और उसकी हमें फॉसल मिली है मतलब, और उस फॉसल से हमें पता चला है कि वो इतना पुराना था। अर्थ की जो एवोल्यूशन है बेटा वो कब है? अर्थ की मतलब जो लाइफ ऑफ अर्थ है वो कितना है? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता था उसकी मतलब जो ड्यूरेशन थी वो राउंड अबाउट अब से 3.8 बिलियन ईयर्स अगो थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म थे बच्चों, वो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से अगर मैं इसके डिटेल में भी चला जाऊं तो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली बेटा प्रोकैरियोट्स कह लें। ठीक है, और वो वेरी सिंपल बेटा ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, और इसकी एक्चुअली हमें कैसे पता चला? यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा भी हुआ है कि जो ना ओल्डेस्ट नॉन फॉसल्स, तो बेटा उनके हमें फॉसल से पता चला। अब फॉसल्स कैसे? कि वो ऑर्गेनिज्म तो डेड हो गई लेकिन वो किसी रॉक्स में किसी लेयर्स में डिपॉजिट हो गई बेटा। अब उन्हीं डिपॉजिटेड उनके फॉसल से, उनके सिम्टम से, उनके सिंबल से बेटा हम क्या करते हैं कि पता लगाते हैं कि ये चीज इतना पुराना है। ठीक है, अब बेटा जैसे कि हम बात कर रहे थे कि प्रोकैरियोट्स की वो क्या थी बेटा, वेरी सिंपल थी। यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है बेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रोमेटोलाइट्स। स्ट्रोमेटोलाइट्स, ये इसको आपने याद नहीं करना, लिखना नहीं है, जस्ट ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि बेटा आज से राउंड अबाउट ये जो 3.8 मिलियन ईयर इगो, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे उनकी डिपॉजिटेड फॉसल है, जो कि मतलब इस तरह की जो रॉक्स वगैरह में जो शेप में ढल गई है, इसके अंदर मतलब उनके फॉसल्स, उनके जो सिम्टम्स है वो मौजूद थे। ठीक है, यहाँ तक बात ओके है। एवोल्यूशन, हाँ, एवोल्यूशन की डेफिनेशन ओके होनी चाहिए। लाइफ ऑफ अर्थ कितनी है? ओल्डेस्ट नॉन फॉसल, उसकी लाइफ कितनी है? और उसकी एग्जांपल क्या है बेटा? ये स्टोमेटोलाइट्स। अब ये स्टोमेटोलाइट्स एक्चुअली ये किस यानी ये किसके फॉसल्स को इंडिकेट करता है? साइनोबैक्टीरिया के। ठीक है, इज इट ओके? यस। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है। फर्दर बेटा अब बात की जा रही है कि जब ये जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो प्रोकैरियोट्स इराइज हुए थे, ठीक है, अब वो कैसे थे? वो मतलब हेटरोट्रॉफिक थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। अब वो ओशियंस वगैरह में बेटा जैसे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते थे तो वहां से जो फूड पार्टिकल उनको मिलता था उसे क्या करते थे? वो ईट करते थे। ठीक है, अच्छा, लेकिन बाद में जैसे उनको मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा आपको पता है रिसोर्सेज में कमी आ जाती है, तो अब उन रिसोर्सेज की वजह से विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनमें ये मॉडिफिकेशन आई है कि बेटा वो सोलर रेडिएशंस को भी कैप्चर कर लेते थे। अब अगर वो सोलर रेडिएशंस को मतलब कैप्चर कर लेते थे तो लाइट एनर्जी को कैप्चर कर लेते थे तो उसकी बेस पे वो अपनी फूड यानी ऑर्गेनिक फूड भी प्रिपेयर करने लग गए थे। अब यहाँ से समझ लें कि ऐसा ऐसा से जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वहां से क्या इराइज हुआ बेटा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
कि जहाँ पे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफ थे, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस आया, फूड में कमी आने लग गई, तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आ गई है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ गई है, और उन्होंने क्या करने लगे हैं वो, कि सोलर रेडिएशंस को कैप्चर करने लगे हैं, और उसकी मदद से बेटा उन्होंने जो अपना फूड है, ऑर्गेनिक फूड है, वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब इसी वजह से जो ना वो जो ऑर्गेनिज्म थे वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो गए। इज इट क्लियर? यस। मिनहा बच्चे बोलना है साथ में, ठीक है। अच्छा, अब बेटा वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म का था, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली जो हाइड्रोजन के रिसोर्स के लिए जो ना हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते थे। अब एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस रिलीज होता था? सल्फर गैस रिलीज होता था, ठीक है। सल्फर बेटा गैस क्या होता था, रिलीज होता था। अब लेकिन वहां पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड की बजाय उन्होंने वाटर को इनटेक करना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की। अब इन्होंने बेटा हाइड्रोजन के लिए किसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, वाटर को। अब बेटा उन्होंने अगर वाटर को उन्होंने इनटेक करना स्टार्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली बेटा उनका जो बाय प्रोडक्ट बनता था वो क्या था, ऑक्सीजन, और एटमॉस्फेयर में फिर बाद में किसकी एक्यूमुलेशन होने लगी, ऑक्सीजन की बेटा। अब जैसे बेटा ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ता गया, तो उसकी बेस पे जो ना किसकी फॉर्मेशन हुई बेटा, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हुई। अब इस ओजोन लेयर ने क्या किया बेटा, जो रेडिएशन है उनको फिल्टर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रेडिएशंस बेटा फिल्टर हो गई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आने बंद हो गई, जिसकी बेस पे बेटा जो अर्थ का एनवायरनमेंट है वो क्या हो गया, सूटेबल हो गया, ठीक है। अर्थ क्या हो गया बेटा, सूटेबल हो गया फॉर द अदर या कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा, ठीक है। मैं इस चीज को एक दफा रिपीट करता हूँ कि शुरू वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे बेटा, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे, वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते थे फॉर द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी जो ऑर्गेनिक फूड बनाते थे उसमें जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन सल्फाइड लेते थे, और एज अ रिजल्ट बेटा जो सल्फर गैस है बेटा उसको रिलीज करते थे। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा चेंजेस आ गई, तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे साइनोबैक्टीरिया, उन्होंने बेटा क्या किया कि जो वाटर है बेटा उसको एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन के तौर पर लेना स्टार्ट कर दिया। अब इसी दौरान बेटा जो उनका बाय प्रोडक्ट बनता था वो ऑक्सीजन गैस था, जो कि वो एटमॉस्फेयर में आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज होने लग गया। अब यही मतलब ऑक्सीजन है बेटा, इसकी आयोनाइजेशन से ये ओजोन लेयर बन गई। अब यही ओजोन लेयर ने क्या कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता से जो रेडिएशन है बेटा उनको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब जैसे बेटा रेडिएशन ब्लॉक हो गई, तो अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो सूटेबल हो गया फॉर द कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक बात ओके है? यस सर। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद यही जो प्रोक्रियाट्स की हम बात कर रहे हैं कि ये इन्होंने राउंड अबाउट 1 बिलियन ईयर्स तक बेटा क्या किया, अर्थ पे डोमिनेट किया, ठीक है। मतलब मोर देन 1 बिलियन ईयर्स तक ये जो प्रोक्रियाट्स है बेटा वो इस जमीन में उन्होंने सर्वाइव किया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लें कि ये 3.8 यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3.8 बिलियन ईयर्स अगो जो प्रोक्रियाट्स थे वो डिस्कवर हुए। उसके बाद अगर आप यूक्रियाट्स की बात कर लें, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 2 बिलियन ईयर्स अगो, तो मोर देन 1 बिलियन ईयर्स अगो की बात कर लें, या फिर यहाँ से इस डिफरेंस से बात कर लें कि 1.8 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। इतने टाइम तक मतलब इस अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रियाट्स रहे हैं बेटा। अच्छा, अब अगर यूक्रियाट्स की बात की जाए बेटा, तो वो 1.9 या 2.1 बिलियन ईयर्स अगो बेटा डिस्कवर हुए हैं, और वो भी किसकी बेस पे, फॉसिल की बेस पे डिस्कवर हुए हैं यूक्रियाट्स, ठीक है। अच्छा, अब बेटा यानी यही जो यूक्रियाट्स बने हैं एक्चुअली दोज आर इराइज्ड फ्रॉम प्रोक्रियाट्स। अब इस चीज को मतलब इस चीज को सपोर्ट करने के लिए जो थ्योरी मौजूद है, दैट इज एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी बाय लेनिन मार्गुलिस बेटा, ठीक है। कि हम ऑफ कोर्स बेटा जो करंट के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे जितने कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने, अपने इंसिस्टर से बने, और इनके इंसिस्टर क्या थे, वो प्रोक्रियाट्स थे। अब बेटा इस थ्योरी को सपोर्ट करना कि जो लाइफ है वो प्रोक्रियाटिक से जो ना यूक्रियाटिक कैसे ट्रांसफर हुई, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी मौजूद है बेटा वो एंडोसिम्बायोसिस है, जिसको लेनिन मार्गुलिस ने बेटा दिया था। इज इट क्लियर? यस सर। चलें जी। फर्दर बेटा एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी है। एंडो का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज का इनटेक कर लेना। सिम्बायोसिस का मतलब दो चीजों का मिलके रहना। अब थ्योरी थ्योरी बेटा कोई मतलब आप आइडिया कह लें किस्म का। अब इसमें क्या हुआ बेटा, ये एक ऐसी आप कह लें कि थ्योरी है, ये एक ऐसी फार्मूलेटेड हाइपोथेसिस है जिसमें क्या एक्सप्लेन किया जाता है कि कोई चीज है, कोई पार्टिकल है जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चले गई, और सिम्बायोसिस मतलब सिम्बायोट के तौर पर, या आप कह लें कि जो ना बेनिफिशियल के तौर पर किसी रिलेशन के तहत जो ना वो वहां पे सर्वाइव करने लग गई, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है बच्चों, कि एक एनएरोबिक प्रोक्रियाट था, उसने स्मॉल एरोबिक बैक्टीरियम को क्या कर लिया, इनटेक कर लिया। अब इनटेक करने के बाद उसको डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि उसको सिम्बायोट के तौर पर उसने रख लिया, जो कि बाद में किसकी शेप में कन्वर्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्लियर है बच्चों?
Yes, sir. कि एनएरोबिक प्रोक्रियाट था, उसने क्या किया, एक एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया और उसने उसको डाइजेस्ट तो नहीं किया बल्कि उसने एज अ सिम्बियोट के तौर पर रख लिया, जो कि बाद में विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो जो एरोबिक बैक्टीरिया था उसने अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी और किस में कन्वर्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। प्रोवाइडेड द एरोबिक रेस्पिरेशन एडवांटेज टू द होस्ट। अब चूंकि वो बेटा एरोबिक बैक्टीरिया था तो उसने एरोबिक रेस्पिरेशन वहां पे स्टार्ट करनी कर दी, मतलब कर दी, जिसकी बेस पे जो होस्ट है बेटा उसको फायदा हो गया, ठीक है, कि एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। फर्दर क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व फ्रॉम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बेटा। अब इसी तरीके से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया स्पेशली बात की जाती है बेटा, यहाँ से आप बात कर सकते हैं साइनोबैक्टीरिया की। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है, अब ये बेटा ऑफ कोर्स उसी एनारोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया, फिर बाद में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो साइनोबैक्टीरिया उसको इनटेक कर लिया और सेम बेटा एंडोसिम्बियोट के तहत जो है उसको अपने पास रिटेन कर लिया और विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा वो फिर किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात जो ना फर्दर ये भी कहा जाता है कि जो बहुत सारे मतलब ये फ्लैजेला वगैरह की जो इराइजमेंट है वो कैसे हुई, तो बेटा वो एक्चुअली स्पाइरोचीट बैक्टीरिया है जो रॉड शेप होता है, बेसिलस, ठीक है। स्पैरोचीट बेटा बैक्टीरिया है, तो उस स्पैरोचीट बैक्टीरिया को जब उन्होंने इनटेक किया तो वो एज अ फ्लैजेला के तौर पर क्या हो गया, एज अ फ्लैजेला के तौर पर क्या हो गया, रिटेन्ड हो गया, ठीक है। तीन चीजें हमने बात की है, तीन तरह के बैक्टीरिया की बात की है। एक तो एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को यूज करते थे, तो वो बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी फॉर एग्जांपल आप बात कर ले साइनोबैक्टीरिया को इनटेक किया तो वो क्लोरोप्लास्ट के तौर पर रिटेन्ड हो गया। उसके बाद बेटा उन्होंने कुछ स्पाइरोचीट जैसे बैक्टीरिया को इनटेक किया तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, फिर फ्लैजेला में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगर आप बात कर लें कि हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की, माइटोकॉन्ड्रिया की, कि ये उन्होंने कैसे इनटेक कर लिया, इसका कोई प्रूफ है? तो अब बेटा इसका यही प्रूफ लास्ट चैप्टर मेरे ख्याल से हमने फर्स्ट में भी डिस्कस किया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की जो बेटा शेप है या उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो उनके कंपोनेंट हैं, दोज आर सिमिलर टू द बैक्टीरिया। क्यों बेटा, इनका भी अपना डीएनए एंड राइबोसोम मौजूद होता है और इनकी जो शेप या साइज है वो भी किस बैक्टीरिया से मिलती-जुलती है और इनकी जो एंजाइम्स और प्रोटीन है दोज आर आल्सो रेलेवेंट टू बैक्टीरिया। तो अब ऑफ कोर्स बेटा फिर क्या हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस आ गई जो कि इनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट न्यूक्लियस में ट्रांसफर हो गई और जिसकी बेस पे बेटा एक सिम्बियोसिस का जो प्रोसीजर है वो क्रिएट हो गया। लेकिन अब इन 3 पॉइंट्स की बेस पे बेटा आप कह सकते हैं कि ये तीनों चीजें बैक्टीरिया की तरह सिमिलर हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है ये बैक्टीरिया से मतलब बैक्टीरिया से जो ना जो आप कह रहे हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हुई है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स है वो इंसेस्टर है फॉर द यूकैरियोट्स, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब बेटा जैसे जैसे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस आती गई, उनका जेनेटिक मटेरियल बढ़ता गया, मजबूत होता गया, तो उसकी बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा कम्प्लेक्सिटी आई और डाइवर्सिटी आई इन लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब वही बेटा फिर ग्रो करते रहते थे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस आती जाती थी, तो न्यू वेराइटीज ऑफ बेटा जो लाइफ है वो प्रोड्यूस होती गई। अब जिसकी बेस पे क्या हुआ बेटा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी एवोल्यूशन हो गई, ठीक है। इस डायग्राम में बेटा यही लिखा हुआ है कि ये एक प्रोकैरियोटिक है, ये आपको शो हो रहा है, इसने एरोबिक बैक्टीरिया को इनटेक कर लिया। अब उस एरोबिक बैक्टीरिया को उसने माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पर रिटेन कर लिया, फिर उसके बाद उसने बेटा साइनोबैक्टीरिया को इनटेक किया और उसको क्लोरोप्लास्ट के तौर पर क्या कर लिया, रिटेन कर लिया। फर्दर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया उसने अपनी जो आइडेंटिटी है वो खत्म कर दी, मतलब जो वो बैक्टीरिया था उसने अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी और एरोबिक बैक्टीरिया के तौर पर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पर रहने लग गया। और सेम बेटा यहाँ पे बात की जा रही है कि क्लोरोप्लास्ट ने भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी आइडेंटिटी खो दी, मतलब जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वाली आइडेंटिटी वो खत्म कर दी और खुद को एज अ न्यू ऑर्गेनेली के तौर पर कंसीडर कर लिया, दैट वाज क्लोरोप्लास्ट। चले यहाँ तक ओके, आगे चलो मैं। Yes, sir. अच्छा बेटा फर्दर बेटा लिमार्केस में एक्चुअली ये जो ना ये 1809 में बेटा ये पेश मतलब एक थ्योरी है पेश की गई थी। ये थ्योरी बेटा इसके बुक में थी जिसको फिलॉसफी ज़ूलॉजी की, ठीक है, उसमें बेटा डिस्कवर किया गया था, मतलब उसमें उस इस थ्योरी को इस बुक में बेटा शाया किया गया था। अब ये जो थ्योरी थी बेटा ये जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने बेटा ये डिस्कवर किया था, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली बात किस चीज की गई थी कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मतलब क्या बेटा, वैसे तो डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे, लेकिन यूज एंड डिसयूज का क्या मतलब है कि ऑर्गन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन ऑर्गन को यूज करते हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे और जिनको यूज नहीं करते वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है कि बेटा एक ऑर्गेनिज्म है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स वो अडॉप्ट करता है वो इनहेरिटेड हो जाती है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। अब यूज एंड डिसयूज की आप बेटा एग्जांपल्स की बात कर लें कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑर्गन्स डेवलप एंड स्ट्रेंथन, कि जिन ऑर्गन्स को
परफेक्टली मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम यूज किया जाए वो डेवलप हो जाती है और स्ट्रेंथन हो जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल में बेटा बात कर ले ब्लैक स्मिथ्स वेब्ड फीट ऑफ एक्वेटिक बर्ड। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बेटा ये ब्लैक स्मिथ है, ठीक है, हैमर वगैरह यूज करता है जिसकी बेस पे इसके जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं और यही स्ट्रांग मसल्स उसके वालिदैन में ट्रांसफर होती है, मतलब बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ये उसके मतलब एक एग्जांपल थी यूज एंड डिसयूज के हवाले से। अब फर्दर यूज के हवाले से सॉरी डिसयूज के हवाले से आप एग्जांपल की बात कर लें कि अब वो आर्गन जो उनको वो यूज नहीं करता वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल में बेटा लॉस ऑफ लेग्स एंड स्नेक, नॉन फंक्शनल एयर मसल्स एंड ह्यूमन, हमारी जो एयर है उसमें मतलब मसल्स तो मौजूद है लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं है। और इसी तरीके से आप स्नेक की बात कर ले यहाँ पे कि ये इसके बेटा ये लेग्स मौजूद है इस सरफेस में, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये बेटा उसके ये जो हैंड अपेंडिजेस है वो मौजूद है लेकिन इनका कोई फंक्शन नहीं है, इस वजह से विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। ठीक है, अच्छा अब बेटा फर्दर क्या चीज है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रेट्स एक्वायर्ड इन लाइफ टाइम के पूरी जिंदगी में जो ट्रेट्स ऑब्टेन किए गए हैं वो किस में ट्रांसफर हो जाती हैं, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाती हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ कोर्स बेटा जो ट्रेट्स हैं कंटिन्यूअस उनकी एक्यूमुलेशन होती है, बेटर उससे जो ना फर्दर जो स्पीशीज है वो उनको अडॉप्ट करता है और ऑफ कोर्स उसकी जो लाइफ है वो बेहतर हो जाती है और फर्दर जो ना यही जो अडॉप्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। एग्जांपल के हवाले से बात कर ले बेटा ये जिराफ जो ना लॉन्ग नेक है, ठीक है, अब इसकी एग्जांपल बात कर ले बेटा ये ट्रीज वगैरह पे जो मतलब जो उसकी हाइट से थोड़ा ऊपर मौजूद होते हैं उनको ईट करने के लिए जो ना कोशिश करती है किसी ना किसी तरीके से उनको तोड़ के ईट करती है। तो अब होता क्या है बेटा, क्योंकि ये अपने हाइट वाली चीजों को क्या करता है, इनटेक करता है, तो इस वजह से अपने जो इस नेक को स्ट्रेच करने की वजह से जो आस्ता-आस्ता से जो बेटा इसकी जो नेक है वो क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। और यही जो स्ट्रेच नेक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, यानी ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। अब बेटा ड्रॉबैक्स क्या है कि नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो ना ये थ्योरी बनाई गई है। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि बेटा जस्ट देखा और बता दिया, अच्छा इसने ऐसा किया, ठीक है ये फिर हो गया, मतलब कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था ही नहीं उसके पास, जो उसने देखा उसको जो ना उसने सच मान लिया। फर्दर बेटा यूज एंड डिसयूज डज नॉट अल्टर द जीनोटाइप। अब यहाँ पे बात हो रही है कि भाई इसका क्या वास्ता है कि भाई आप किसी आर्गन को ज्यादा यूज करें तो वो आपका जेनेटिक मेकअप ही चेंज कर देगा। तो यूज एंड डिसयूज से कोई मतलब जीनोटाइप अल्टर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर लें डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर थोड़ी होता है, यहाँ पे तो डॉक्टर के बच्चों की सबसे ज्यादा सप्लियां होती हैं, ठीक है, कंपार्ट्स होते हैं, तो क्यों डॉक्टर का बेटा है ना तो होना चाहिए ना उसको शुरू से ही जीनियस होना चाहिए। तो बेटा ऐसे ये जो जीन्स है बेटा वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती है ऐसे। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जो है ना जो यूज एंड डिसयूज का उनके जो ऑफस्प्रिंग है उस पे कोई इम्पैक्ट होगा। अब मेन चीज जो ना यहाँ पे बात की गई है कि सोमैटिक चेंजेस आर नॉट इनहेरिटेबल। सोमैटिक चेंज मतलब मसल का गेन करना। अब मसल का गेन करना बच्चों में थोड़ी जाएगा, वो तो नॉट इनहेरिटेबल है, यानी ऐसे जीन्स ट्रांसफर ही नहीं होते। ठीक है, तो स्पेसिफिक जो आप कह रहे हैं बेटा जो जर्म लाइन वगैरह में जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। तो ये सोमैटिक सेल्स के जो जीन्स हैं वो ट्रांसफर नहीं होती। जर्म लाइन्स के जो जीन्स होते हैं मतलब गैमेट्स वगैरह के ऑफ कोर्स वो ट्रांसफर होते हैं बेटा नेक्स्ट जनरेशन में। आर्गन्स नॉट मॉडिफाइड बाय वेल एंड नीड। बेटा अब आर्गन्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में वेल या नीड की बेस पे नहीं मॉडिफाई होते। अब जैसे यहाँ पे ये जिराफ ने क्या कहा था कि भाई मैंने ऊपर वाले जो क्या लें ब्रांचेस वगैरह हैं उनको तोड़ना है तो मेरी नेक लंबी हो जाए, तो ऐसा बेटा कोई सीन नहीं था। ठीक है, तो वेल या नीड की बेस पे बेटा जो आर्गन्स है वो भी क्या होती है, मॉडिफाई नहीं होती। यहाँ तक ओके है Yes. बच्चे? मिन्हा, यस आप सर। मिन्हा नहीं बोलना मिन्हा ने। जी, आवाज़ नहीं आ रही थी। शाबाश, अब आ रही है आवाज? जी, जी, आ रही वो हैंड फ्री लगाई थी इसलिए। अच्छा चले, चार्ल्स डार्विन एंड चार्ल्स डार्विन्स लाइफ एंड वॉयेज। बेटा अब वॉयेज तो आपको पता है सफर को बोलते हैं बेटा। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि चार्ल्स डार्विन बेटा इंग्लैंड में पैदा हुए और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्टडी की और उसके बाद ये वेल्दी खानदान से बिलोंग करते थे क्योंकि इनका जो वालिद था वो भी बेटा क्या था, फिजिशियन था। अब चूंकि बेटा स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी में वर्क करते थे, तो एट द एज ऑफ 22 कह लें कि जैसे ही उनको स्टडी कंप्लीट हुई तो उसके बाद बेटा उनको एक मौका मिल गया, ठीक है, कि जो है ना वो एज अ नेचुरलिस्ट के तौर पर सर्व करे और उसको एक प्रोजेक्ट दिया गया। बेटा प्रोजेक्ट क्या था कि जो ना वर्ल्ड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे बात हो रही है अदर देन साउथ अमेरिका की, सर ठीक ये है, टॉपिक तो फॉर्मेटिव में है। फॉर्मेटिव में नहीं है बच्चे, यस सर, हमने भी Formative- ये कॉलेज में नहीं किया टॉपिक। मेरी बात सुने बच्चों, मेरी बात सुने। एक्चुअली इस टॉपिक का जिक्र नहीं है करिकुलम में, ना फॉर्मेटिव में है ना सुमेटिव में है। समझ आई है? मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं। तो ये न्यूट्रल है। हाँ तो न्यूट्रल है, हो सकता है कि यहाँ से आ जाए और हो सकता है कि ना आए, बट इसी वजह से जो ना हम इसको कर रहे हैं,
ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी यकीन आ जाए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से ये फाइनल असेसमेंट, ये यहाँ पे, ये सॉरी सेकंड ईयर की ओपन कर ली है, यहाँ से ये फाइनल असेसमेंट ये है। हाँ ये देखें, यहाँ पे देखें डार्विन की बात कहीं नहीं की गई बिल्कुल भी। ये फर्स्ट यूएनएसी पेज में ये डार्विन लॉ की कहीं भी बात नहीं की गई। तो अभी हो सकता है कि यहाँ से आ जाए क्वेश्चन, हो सकता है कि ना आ जाए, तो केसेस पॉसिबल है, इस वजह से जो ना हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इज इट ओके, समझ गए हो? Yes. चले जी सर। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, कि जो ना डार्विन को एक प्रोजेक्ट दिया गया, एक मिशन दिया गया कि भाई आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करो अदर देन साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका के अलावा जो ना वहाँ पे ही रहते, रिजाइड कर रहे थे, तो उसके अलावा जो ना आसपास के एरियाज में जाओ, एक्सप्लोर करो। तो अब बेटा उन्होंने क्या किया, इसके लिए उनकी एक शिप उनको दी गई थी, हिज मेजेस्टी शिप। HMS का क्या मतलब है, हिज मेजेस्टी शिप। बिगल बेटा के नाम से मशहूर था वो शिप, जिसकी बेस पे उन्होंने क्या किया, सफर किया। और स्पेशली बेटा वो दो जो मेजर एरियाज थे वो किस तरफ गए थे, गालापागोस आइलैंड। साउथ अमेरिका से वो किस तरफ गए थे, गालापागोस आइलैंड की तरफ गए थे। अच्छा अच्छा बेटा, अब उसने इस वॉयेज के दौरान, इस सफर के दौरान बहुत सारे स्पीशीज का जो डाटा था वो कलेक्ट किया, उनमें चेंजेस थी वो कलेक्ट की। अब उनको बेटा उन्होंने क्या किया कि उसके नोट्स बना लिए, मतलब राइट कर लिए उनको। अच्छा, अब उसने इस वॉयेज के दौरान, इस सफर के दौरान क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, क्यों, क्योंकि बेटा वो साउथ अमेरिका से किस तरफ आया था, गालापागोस आइलैंड की तरफ आया था। तो अब इस दौरान उसने क्या देखा कि फ्लोरा एंड फाना डिस्टिंक्ट फ्रॉम यूरोप। अब यहाँ का जो फ्लोरा या फाना है, मतलब जो प्लांट डाइवर्सिटी है या जो एनिमल डाइवर्सिटी है, वो यूरोप से बिल्कुल डिफरेंट है। Fossils of extinct animals resembling the modern South American species। अब बेटा यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो extinct animals हैं, यानी जो जिनके फॉसल्स हैं, जो मर चुके हैं, उनके जो फॉसल्स हैं वो करंटली जो स्पीशीज है अमेरिकन, उससे मिलती जुलती है। ठीक है, मतलब एक किस्म के एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फर्दर बेटा गालापागोस आइलैंड पे गया, वहां पे उसने देखा कि जो प्लांट एंड एनिमल है सिमिलर टू मेनलैंड, मतलब साउथ अफ्रीका की जो मेनलैंड है उससे रेलिवेंट है, बट उनमें कुछ डिफरेंसेस पाई जाती हैं। फर्दर बेटा उसने फिंचेस को एब्जॉर्ब किया कि 14 टाइप ऑफ फिंचेस थी। अब उनमें क्या थे बेटा, जो डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे जो बीक शेप की बात कर लें वो चेंज थी। अब बीक शेप बेटा उनके डिपेंड करता था, फूड सोर्स पे डिपेंड करता था। अब जैसे कि बेटा यहाँ पे देख सकते हैं कि बेटा ये जो ना ये यहाँ पे जो ना इसकी बीक को देख लें, जो ना इसकी बीक को देख लें, 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 इसकी बीक। तो अब बेटा ये क्या है कि उनके बीक में डिफरेंसेस थे। अब बीक में डिफरेंसेस क्यों, क्योंकि उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता था। अब कुछ ऐसे थे जो वेजिटेबल्स ग्रास वगैरह पे ईट करते थे, और कुछ ऐसे थे जो ना आप कह लें कि जो ना कोई फूड वगैरह जो सॉफ्ट फूड है वो इनटेक करते थे। अब कुछ ऐसे थे जो वुड वगैरह की पीकिंग में इन्वॉल्व होते थे। तो अब उनके फूड की बेस पे, उनके टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे उनकी जो बीक है वो डेवलप हुई थी। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes. चले अब जी उसके बाद सर। फर्दर बेटा डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब एक्चुअली बेटा जब उसने सफर किया था, कब सफर किया था, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, चले तो 1830s के आसपास बेटा, मतलब जब उसने ये तमाम रिसर्च की तो उसने आस्ता आस्ता से क्या किया, नोट्स बनाने लग गया। अब कब तक, फर्स्ट बेटा आप कह लें कि ये जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने टाइम तक उसने कोई खासी पब्लिकेशंस नहीं की, उसने जस्ट डाटा इकट्ठा किया, नोट्स बनाने लग गया। अब मतलब ये आप कह लें ये 14 ईयर्स तक पहले उसने नोट्स बनाए। अब नोट्स बना के फिर फर्दर मजीद बेटा आप कह लें 15 ईयर्स उसने क्या किया, एविडेंसेस कलेक्ट की बिफोर के वो कोई बुक पब्लिश करे। और उसने बेटा वो जो बुक पब्लिश किया है फिर वो 1859 में पब्लिश किया है, और उस बुक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। बेटा 1830s के आसपास बेटा वो कहाँ गया था, ये गालापागोस आइलैंड की तरफ गया था। इस साउथ अमेरिका के लैंड को छोड़ के इस एक्वाडोर से किस साइड पे निकल गया था, इस गालापागोस आइलैंड की तरफ चला गया था। अब बेटा वहां पे जाके उसने क्या किया, ऑब्जर्वेशंस की, चेंजेस को डिफरेंस किया, तो वो इसका एक पर्सनल शौक था बेटा, गया रिसोर्सेज ढूंढने था। लेकिन वहां पे क्या हुआ, जब ये आसपास की दुनिया देखी तो इसका दिमाग ही हिल गया। ठीक है, अब उसने क्या किया बेटा, प्लांट और एनिमल डाइवर्सिटी पे वर्क करने लग गया था। अब उसको जो चीज भी डिफरेंस नजर आता था वो अपने नोट्स वगैरह पे लिख लेता था। अब 1830 से बेटा 1842 तक उसने यही काम किया, और फिर फर्दर जो ना नोट्स वगैरह बनाने में कितना टाइम लगा दिया बेटा, 1844 तक उसने ये नोट्स वगैरह ये सारी चीजें कंप्लीट की। उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसने उन नोट्स को मतलब क्या कर लिया, असेंबल कर लिया। चले मैं इसमें भी थोड़ा डिटेल आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। मेरे ख्याल से 35 पेज उसने बनाए थे, कब तक, ये 1852 तक, 42 तक। और उसके बाद जो ना
इसी मतलब वही जो नोट्स बना रहा था बेटा, उसने उसको राउंड अबाउट 230 पेजेस तक ले गया था 1840 के आसपास, 44 के आसपास। ठीक है, ये उस बुक की बात हो रही है, यानी जो नोट्स बनाए थे उसने 1842 तक उसने कितने पेज बना लिए थे? जल्दी बताएं, कितने पेज बना लिए थे? 35. और उसके बाद 2 साल मजीद वर्क करने के बाद उसके कितने पेजेस हो गए थे? 235 pages. 230 पेजेस है बच्चों, 230। ठीक है, मतलब इतना उसने ये वर्क किया उस बुक के लिए, नोट्स बनाने पे वर्क किया। और फिर फर्दर उसने ऐसा नहीं किया कि 235 पेज बन गए, इनको पब्लिश कर दो, नहीं, उसने फर्दर बेटा क्या किया, एविडेंसेस कलेक्ट की। और कितने साल के लिए एविडेंसेस कलेक्ट की? 15 ईयर्स। तो अब बेटा उसने जाके बुक पब्लिश कब करवाई? 1859 को। अब देखें, एक चीज के लिए, सिर्फ एक बुक के लिए उसने कितना मेहनत किया? 29 ईयर्स की आप बात कर लें बेटा। 29 ईयर्स में उसने एक बुक पब्लिश किया, और उस 29 ईयर्स की एक बुक ने बेटा पूरी दुनिया का जो मैप है वो बदल दिया। ठीक है, अब इतनी सारी चेंजेस हैं, हम एवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम इसका जिक्र करते हैं कि ये डार्विन ने करवाया था, ये इसके पीछे डार्विन है, उसके पीछे फलां है, उसके पीछे फलां है। तो बेटा ठीक है, अच्छा, अब डार्विन ने ये जो काम किया, ये एवोल्यूशन का, एक्चुअली वो कुछ साइंटिस्ट से, अपने कुछ कोलीग से इंप्रेस था। अब जैसे यहाँ पे बात कर लें बेटा, चार्ल्स लायल की बात कर लें और हटन की बात कर लें। अब जो चार्ल्स लायल था बेटा, ये इसका दोस्त ही था, लेकिन ये इसकी एक बुक थी जो सफर के दौरान ये अपने साथ में ले गया था। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी बेटा चार्ल्स लायल की बुक थी, जो इसका फ्रेंड था। अब इसकी बुक को वो सफर के दौरान ले गया, और जब जाके उसने इस चीज को पढ़ा तो उसने कहा कि ये जो थ्योरी है एक्चुअली ये किसको सपोर्ट कर रहा है? जियोलॉजिकल चेंज को। अब ये जियोलॉजिकल चेंज की एक अलग थ्योरी थी जो इस हटन की थी। लैल की कौन सी थ्योरी थी, मुझे ये बताएं? चार्ल्स लैल की कौन सी थ्योरी थी, जल्दी बताएं। ये लिखा हुआ है, इसी के ऊपर लिखा हुआ है, Principle of geology. हाँ, ये चार्ल्स लैल की थी। और हटन की एक्चुअली जो थ्योरी थी वो क्या थी? थ्योरी ऑफ Theory जियोलॉजिकल of चेंज। geological change. हाँ, जिसको नाम दिया जाता है यूनिफॉर्मेटेरियनिज्म। ठीक है, फार्मेटेरियनिज्म। अब इसका मतलब क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्लोली क्या आती है? चेंजेस आती हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मेटेरियनिज्म का क्या मतलब है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में विद रिस्पेक्ट टू, आहिस्ता आहिस्ता with respect to time changes आते रहते हैं. हाँ, अब जैसे बेटा उसने बात की थी कि जो रिवर है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसमें चेंज हो गए? वैलीज में चेंज हो गए। ठीक है, माउंटेन्स वगैरह विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ना वो किसमें चेंज हो गए? मेन लैंड में चेंज हो गए। तो अब वो कह रहे थे कि जो चेंजेस हैं, जो एनवायरनमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, और एक न्यू शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब बेटा एक तो उसने ये चीज, इस चीज से बड़ा इंप्रेस हुआ कि चले देखा जाए कि अगर रिवर वैलीज वगैरह मतलब इन चीजों में अगर चेंज आ सकती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या चेंजेस आई। एक तो इस चीज से इंप्रेस था। अब फर्दर बेटा जो मैल्थस की एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, उससे भी बड़ा इंप्रेस था। वो कैसे? उसने कहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्टेंस के लिए क्या करते हैं? स्ट्रगल करती हैं। अब क्यों? क्योंकि अब कोई बंदा, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो फूड के हवाले से क्या करेगा? दूसरों के साथ compete करेगा। पॉपुलेशन में आपको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आप उनके दरमियान में क्या हो जाएगा? फूड कंपटीशन हो जाएगा। फूड के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? compete करेंगे। अब उसने ये भी फर्दर कहा था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, मतलब 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 8 से 16, मतलब एक्सपोनेंशियली 1 की पावर 2 कह लें, मतलब n की पावर 2। इस तरीके से बेटा वो क्या करता है? ग्रो करता है। लेकिन जो ना आप कह लें फूड रिसोर्सेज की बात कर लें, ये अरिथमेटिकली ग्रो करते हैं, मतलब 1 2 3 4। तो अब इस वजह से भी बेटा जो ना डार्विन थोड़ा ज्यादा वो हो गया था कि यार अगर ये बात है कि पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो कर रही है और फूड रिसोर्सेज लिमिटेड है तो कोई ना कोई तो चेंज आएगा ना। अब इन आइडियाज की बेस पे, इन डिफरेंसेस की बेस पे उसका जो मतलब काम करने का इरादा था वो और ज्यादा मजबूत होता गया। अब फिर बेटा वेलिस बीच में आ गया। अब वेलिस ने क्या किया कि ये था, इस कुलीग ही था, एक किस्म का फेलो था। और क्यों, किस किस हवाले से फेलो था? कि वो भी इसी चीज पे वर्क कर रहा था। ठीक है, वो एक्चुअली उसने सफर किया हुआ था मेले का, ठीक है, मलेशिया वाली साइड का। ठीक है, मेलेज कहा जाता है, मलेशिया। अब उसने उस साइड पे सफर किया हुआ था, वहां पे ये काम कर रहा था। और डार्विन किधर गया हुआ था? गालापागोस आइलैंड पे गया हुआ था। अब जो चीज डार्विन ने आइडेंटिफाई की वही वेलिस ने भी आइडेंटिफाई की। तो अब इसने एक्चुअली पहले से इरादा बना के रखा था कि उसने क्या करवाना है? एक बुक शाये करवानी है, यानी उस थ्योरी, उसने जो चेंजेस अपने जो बुक वगैरह बनाया था, नोट्स वगैरह कलेक्ट किए थे, उसने उसको थ्योरी का नाम दे दिया था। मतलब जो वेलिस है वो डार्विन से थोड़ा ज्यादा आगे वर्क कर रहा था। डार्विन ने जस्ट इन्फॉर्मेशन को, डाटा को कलेक्ट किया था, लेकिन उसने वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हुआ था उसकी बेस पे उसने उसको थ्योरी का नाम दे दिया। और थ्योरी किसका? कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। कि अब वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है वो कौन सपोर्ट करता है? नेचुरल सिलेक्शन। कि नेचर स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है, बाकी को सपोर्ट नहीं करता। अब जिनको सपोर्ट कर रहा है वो उसमें सर्वाइव करेंगे, बाकी नहीं सर्वाइव करेंगे। तो ये एक्चुअली जो वेलिस ने जो एक थ्योरी पेश की थी, जो कि डार्विन के साथ मतलब उससे रेलिवेंट ही काम कर रहा था, दोनों का सेम था। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थे इंडिपेंडेंट, लेकिन वर्क सेम था।
ठीक है, इज इट ओके कि इंडिपेंडेंटली डिवेलप। जी बच्चे, जी बच्चे क्या कह रहे हो? नहीं, मैंने कहा समझ आ गई है। ठीक है कि बेटा ये वेलिस क्या कर रहा था, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा था, लेकिन काम सेम था, और बाद में उसने डार्विन को कहा कि यार आप इसको पब्लिश कर दो, मतलब काम किया लेकिन आगे नहीं आना चाहते थे। ठीक है, यहाँ तक ओके है? यस सर। जी सर, मिन्हा, ओके है। मिन्हा मुझे ये बताएं, मिन्हा यूनिफॉर्मेंटेरियनिज्म की एग्जांपल दे दो। सर यूनिफॉर्मेंटेरियन, जैसे हाँ, जैसे माउंटेन जो है ना वो चेंज हो गए लैंड में। लैंड एरियाज। ठीक है, लैंड एरियाज में रिवर, अब वही कि कोई ना कोई ऐसा एक नेचुरल फोर्स है, नेचुरल फैक्टर है जो इन चीजों को क्या कर रही है, कोई ऐसी फोर्स एग्जिस्ट करती है जो इन चीजों को विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करवा रही है, चेंज करवा रही है। ठीक है, हाँ। अच्छा, उसके बाद फर्दर बेटा डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, इससे पहले बच्चों, इससे पहले डार्विन ने एक्चुअली एक बुक भी पब्लिश की थी, ठीक है, जिसका नाम था डार्विन्स डिसेंडेंट ऑफ मैन। डार्विन डिसेंडेंट सॉरी ऑफ मैन। अच्छा, अब बेटा ये बुक उसके यानी इस ये जो 1859 के एग्जैक्ट सर आपकी 12 आवाज इयर्स नहीं आ बाद, रही। मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है? आ रही है। यस सर, आ बच्चे रही है। बच्चे या तो आप जीमेल चेंज करके आ जाएं, ठीक है, या दोबारा ज्वाइन करें। कभी कभी ऐसा होता है आप सेम जीमेल यूज करते हैं, आवाज कम आ रही होती है, तो आप लोग जीमेल चेंज करके आ जाए। ठीक है, अब बेटा एग्जैक्ट कितने ईयर्स बाद, 12 इयर्स बाद बेटा क्या हुआ कि डार्विन ने एक और थ्योरी पेश कर दी, डार्विन्स डिसेंडेंट ऑफ मैन। मतलब क्या कि अब जो इंसान है उसका भी कोई ना कोई इंसेस्टर है, जहां से वो डेवलप हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस के साथ यहाँ पे पहुंचा है। इज इट क्लियर? ये यस सर। कब उन्होंने पेश की थी? ये 1871 को। कब उन्होंने ये बुक शाये की थी? 1871 को। हाँ, उसने क्या कहा था कि जो ह्यूमन है ना वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी चेंजेस के साथ किसी इंसेस्टर से बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब जब ये बात आ गई तो यहाँ पे क्योंकि ये भी बेटा एक किस्म की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है, ह्यूमन भी स्पीशीज है, तो यहाँ पे बेटा वेलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे वेलिस ने क्या कहा कि भाई मैं डार्विन की इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता, मैं यहाँ से साइड पे 10 बरदार हूँ। ठीक है, वो एक स्पिरिचुअलिज्म को बेटा क्या करते थे, वो बिलीव करते थे। कौन बिलीव करते थे स्पिरिचुअलिज्म पे? वेलिस। उन्होंने कहा भाई मैं हाथ खड़ा करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि जो ह्यूमन बीइंग है किसी स्पेशल क्रिएशन के तहत बना हुआ है, किसी एवोल्यूशन के तहत नहीं बना हुआ, मैं यहाँ से हाथ खड़ा कर रहा हूँ। तो अब बेटा जब यहाँ से वेलिस साइड पे हो गया, इस यानी ह्यूमन भी एक ओरिजिन स्पीशीज है जिसकी ओरिजिन हुई है, तो अब इस वजह से बेटा वेलिस का सारा काम बिगड़ गया। तो बाद में लोगों ने जो जितना भी वर्क था वो किसके हवाले कर दिया कि ये सारा का सारा काम किसका है? डार्विन का। इज इट क्लियर? यस। जी सर। ये बात, ये हाँ, चले, उम्मीद है समझ आ गई होगी कि डार्विन्स डिसेंडेंट ऑफ मैन क्या कहता है इस थ्योरी के मुताबिक? कि मैन बताएं की भी बच्चों। इवोल्यूशन हुई है, उस पे कोई एंशर था। हाँ, लेकिन इस पे वेलिस का क्या रिएक्शन था? वो स्पिरिचुअल बिलीव स्पिरिचुअलिटी करता भी बिलीव था। करते थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता। ठीक है, और जिसकी बेस पे ऐसा समझ लिया उसने जो किया कमाया था वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में, वहां से उसका नाम हट गया और सारी की सारी जो वर्क थी वो किसके नाम शाये हो गई? डार्विन के नाम। डार्विन। अब बेटा डार्विन ने जो थ्योरी बनाई थी, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में, उसमें दो चीजें मेजर थी। अब एक क्या था बेटा? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। फर्दर क्या था? नेचुरल सिलेक्शन एंड एडाप्टेशन। अब डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका कॉमन इंसेस्ट्री है। आज जो हम बने हैं तो मतलब हमारा फ्यूचर शुरू वाला इंसेस्टर कौन होगा, आप लोग मुझे बताएं। अकॉर्डिंग टू डार्विन, नॉट वेलिस। हाँ बच्चों, ह्यूमन का इंसेस्टर कौन हुआ जहां से ये सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म राइज हुई हैं? आवाज आ रही है सबको? बोले? थोड़ा हाँ, करिए। बोले। यस सर। आप लोग थोड़ा एक्टिव रहें, ठीक है, हम थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंसेस्टर कौन है? प्रोकैरियोट्स। वहां से प्रोटिस्टा भी बना है, ठीक है, वहां से प्रोटिस्टा भी बना है, वहां से एनिमिलिया भी बना है, ठीक है, वहां से बेटा प्लांट्स भी बने हैं, ठीक है, वहां से आप कह लें फंजाई बेटा वो भी बने हैं। तो अब तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंसेस्टर है वो एक ही प्रोकैरियोट्स है। मतलब ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस आते रहे हैं, लेकिन सबके अगर इंसेस्टर की कलेक्टिवली बात की जाए तो दो ज्यादा प्रोकैरियोट्स। ठीक है,
कि ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री, कि उनका जो एंसेस्टर है वो एक ही है, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आई है, डाइवर्सिटी आई है। अब डाइवर्सिटी किसके जरिए आई है, एडाप्टेशंस के जरिए। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहता था उसने उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लिया। अब जैसे उसने उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लिया तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आती थी वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो गई, ऐड होने लगी, और उन्हीं की बेस पे जो मतलब कह लें कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो जो एडाप्टेशन थी वो उनके जीन में मुंतकिल हो गई, जीन से फिर जो ना वो उनके एवोल्यूशन में चले गई और क्या हो गया, वो चेंज हो गया, डाइवर्सिटी आती रही बिल्कुल। अब इसकी एग्जांपल की आप बात कर लें कि ट्री लाइक ब्रांचिंग ऑफ स्पीशीज, जैसे आप यहाँ पे एक छोटा सा ट्री दिया हुआ है, ठीक है, या बेटा यहाँ पे इंसेस्टर टेट्रापोड्स एक्चुअली क्या थे, ये एक्चुअली आप कह लें उसकी एम्फीबियंस थे ये, ठीक है, एम्फीबियंस। अब ये एम्फीबियंस ऐसे थे जो वाटर में भी रहते थे और कह लें कि जो ना लैंड पे भी आ जाते थे। अब इन्हीं में एवोल्यूशन आई जिसकी बेस पे बेटा ये आप मैमल्स ये डेवलप हुए। मैमल्स के अलावा आप बात कर लें ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स डेवलप हुए। तो अब इन सब का इंसेस्टर कौन है, एक ही है जो कि एम्फीबियन है, ठीक है। तो आप एम्फीबियन से पहले चले जाएंगे तो आपको पता है बेटा और भी ऐसे जो ना बहुत सारे फिशेस वगैरह आपको मिलने लग जाएंगे, ठीक है। फिशेस का फिर इंसेस्टर की बात करें जाए तो मतलब कोई हेटेरोट्रॉफिक बेटा कोई यूकैरियोट होगा, एक्सेट्रा, ऊपर एवोल्यूशन बेटा चलती जाएगी। आप जो को ये इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये एक एग्जांपल है कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनका कॉमन इंसेस्टर है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट को वो अडॉप्ट करते हैं उसमें क्या आ जाती है, चेंजेस आ जाती हैं। अब इसके एग्जांपल में बेटा क्या है कि एक ट्री है जिसकी मतलब ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। अब एक ट्री पे बेटा बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अब तमाम ब्रांचेस का ताल्लुक किससे होता है, ट्री के ट्रंक से होता है। तो यही चीज बेटा किसमें है, इस एवोल्यूशन में यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की गई है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनमें चेंजेस आती हैं लेकिन उनका इंसेस्टर क्या होता है, सेम होता है। यहाँ तक बात ओके है? यस सर। हाँ जी मिनहा, जैनब, सो रहे हैं, चले। अच्छा आगे बच्चों नेचुरल सिलेक्शन एंड एडाप्टेशन है। एडाप्टेशन का वही चीज बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि एक स्पीशीज जब किसी एनवायरनमेंट में चला जाता है तो वो उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करता है। अब जब वो उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने लगता है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो जो भी वो अडॉप्टेशन अडॉप्ट करता है वो उसके जीन्स में ट्रांसफर हो जाती है, जेनेटिक्स में ट्रांसफर हो जाती है। तो अब वही अडॉप्टेशन फिर उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी क्या हो जाएंगे, अडॉप्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यस। अच्छा अब यहाँ पे बात हो रही है फर्दर बेटा नेचुरल सिलेक्शन की। नेचुरल सिलेक्शन में बेटा कुछ मेजर पॉइंट्स थे जैसे कि ओवर प्रोडक्शन की बात कर लें, वेरिएशन की बात कर लें, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की बात कर लें। अच्छा अब बेटा ओवर प्रोडक्शन का मतलब ये है कि नेचुरल सिलेक्शन किन किन ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है। पहली बात तो ये कि उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो, ज्यादा ऑफस्प्रिंग होंगे तो कुछ सर्वाइव कर पाएंगे। और वेरिएशन की बात कर लें कि बेटा आपको पता है जब इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ कोर्स बेटा उसमें चेंजेस आती हैं। अब उन चेंजेस को अडॉप्ट करता है और उसमें वेरिएशन जो आती हैं जो दूसरों में नहीं है। अब जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन है, चेंजेस हैं, वो ज्यादा सर्वाइव करेंगे। अब जिनमें वेरिएशंस नहीं है, वो वेरिएशन की एबिलिटी नहीं है कि वो हर आने वाले चेंज को अडॉप्ट ही नहीं कर सकते, तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होंगे, मर जाएंगे। अब यही चीज बच्चों हम शुरू में बात कर रहे थे कि जो एनिमल्स हैं वो क्या है कि आने वाले किसी भी चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं। इस वजह से उनमें सलवाल मौजूद नहीं होता। लेकिन दूसरे प्लांट वगैरह की बात कर लें उनमें कोई ऐसा कोई अडॉप्टेशन है ही नहीं। वो आने वाले किसी भी एनवायरनमेंट किसी भी वेरिएशन को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो उनमें क्या होती है, ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, तो वेरिएशन का क्या मतलब है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो सके, उसमें जो उसके ट्रेट्स हैं उसमें चेंजेस आ सके, वो सर्वाइव करेंगे। जो नहीं अडॉप्ट कर सकते वो मर जाएंगे। फर्दर बेटा स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ओवर प्रोडक्शन होती है, बहुत ज्यादा इंडिविजुअल बहुत ज्यादा स्पीशीज प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो अब जो बहुत ज्यादा मतलब इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाते हैं बेटा उनके दरमियान में कंपटीशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कम्पीट करेंगे। अब कम्पीट हो सकता है विद इन अ स्पीशीज हो, सेम स्पीशीज हो। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लें कि हम ऐसा समझ लें बेटा फूड के लिए समथिंग के लिए जो ना फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बेटा आपका जो कंपटीशन है वो दूसरे नॉन लिविंग मतलब दूसरे नॉन स्पीशीज मेंबर के साथ भी हो सकता है, एनिमल के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जो स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस है तो ये एक्चुअली क्या क्रिएट करवाता है, कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेज। प्रोडक्शन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो जिसकी बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में क्या होगी, कंपटीशन होगी। यहाँ तक बात ओके? यस। Yes, अब sir. बेटा फिर हाँ फर्दर बेटा सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है। अब फेवरेबल जो ट्रेड्स थी, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे थे कि ऊपर कंपटीशन की, अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उस एनवायरनमेंट में compete कर सकते हैं, ठीक है, वो अपना जो फूड है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, चाहे जैसे भी हो, लड़के फाइट करके, चाहे जैसे भी हो। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक तो मेंशन करते हैं कि दोज आर हेल्दी, दोज आर ओके, दोज आर फिटेस्ट।
अब यही जो उनमें ये जो ट्रेड्स हैं उनकी, यही ट्रेड्स फिर क्या होंगे बेटा, आगे जाके डेवलप होते जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब वो क्या करते रहेंगे, सर्वाइव करते रहेंगे। अब वही ट्रेड्स हैं फिर जिनको मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो अडॉप्ट करेंगे और फिर जनरेशन टू जनरेशन क्या होती रहेगी, ट्रांसपोर्ट होती रहेगी। अब यहाँ पे बेटा बात कर लें ह्यूमन बीइंग्स की। जैसे ह्यूमन बीइंग्स क्या है बेटा, फ्लेक्सिबल है, आने वाले किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन का, फूड का या उसके लिए वो कम्पीट कर सकते हैं। इस वजह से जो इस अर्थ में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है एनिमल्स के अलावा, इंसेक्ट्स को हटा के बात करें तो वो ह्यूमन बीइंग्स की, ठीक है। वजह क्या है, क्योंकि एनिमल्स में ये ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, इनमें वो एबिलिटी होती है कि वो किसी भी कंपटीशन में कम्पीट कर सकते हैं, और इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। इज इट ओके? Yes. चले उसके बाद 1 मिनट पानी पी लो मैं। अच्छा बच्चों, फर्दर जो नाम डिस्कस कर रहे हैं नियो डार्विनिज्म को। नियो डार्विनिज्म एक्चुअली ये एक थ्योरी है जिसको आप कह सकते हैं मॉडर्न सिंथेसिस। इस थ्योरी को आप किसका नाम दे सकते हैं, मॉडर्न, Modern synthesis. या आप कह सकते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, क्या कह सकते हैं, या फिर Modern theory of evolution. अच्छा। अब बेटा डार्विन ने बात की थी नेचुरल सिलेक्शन की, कि नेचर जिन चीजों को सपोर्ट करता है वो आगे जाएंगे, लेकिन किसी हद तक उसकी बात ठीक थी, किसी हद तक नहीं थी। अब नेचर तो सपोर्ट करेगा, अगर वो जो नेचर जिन चीजों को सपोर्ट कर रहा था, अगर उसके जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में ना ट्रांसफर हुए या उसके जो इनहेरिटेंस में ट्रांसफर ना हुई, तो वो फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो अब एक्चुअली नियो डार्विनिज्म क्या एक्सप्लेन करता है कि जिस आप नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, अब वो नेचुरल सिलेक्शन भी किसके साथ होना चाहिए, जेनेटिक्स, पॉपुलेशन बायोलॉजी एंड पैलेंटोलॉजी के साथ होना चाहिए। मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगर आपके जीन्स में नहीं चली जाती, या आपके जो मतलब जो जर्म सेल्स हैं या आप क्रोमोसोम्स या डीएनए की बात कर लें, अगर उनमें नहीं गई तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा जब तक ट्रेड्स इनहेरिटेड नहीं होंगे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो वो मुंतकिल कैसे होंगे, वो एवोल्यूशन कैसे काज करेंगे, वो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे। तो ये नियो डार्विनिज्म था। नियो डार्विनिज्म क्या था बच्चों? तब तक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं जर्म सेल्स में या लाइक क्रोमोसोम या डीएनए में नहीं जाएंगी, तो आगे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर ही नहीं होंगी। ट्रांसफर ही नहीं होगी, ठीक है। इसी वजह से जो ना ये नेचुरल सिलेक्शन को भी किसके साथ मिला रहा होता है, जेनेटिक्स के साथ, पॉपुलेशन बायोलॉजी और पैलेंटोलॉजी के साथ। अच्छा, अब नियो डार्विनिज्म में कुछ बेटा स्पेसिफिक पॉइंट्स थे, जैसे सिंथेसिस की बात की गई यहाँ पे, कि जो ना अब इस नियो डार्विनिज्म ने जो मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसने कहा था कि जो ट्रेड्स हैं, जो जीन्स है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होती हैं, और डार्विन सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन को, इन दोनों को उसने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, कि ये दोनों एक्चुअली क्या करेंगे, होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। अब उसके बाद उसने कहा था कि ये जो एवोल्यूशन है, इन्हीं छोटे-छोटे जो जेनेटिक चेंजेस हैं, इनकी वजह से क्या होता है, अकर होता है। जैसे आप म्यूटेशन की बात कर लें, क्या म्यूटेशन कब अकर होगा, जब कोई चेंज आएगा, कोई स्मॉल जीन चेंज आएगा, उससे बनने वाले ऑफस्प्रिंग में फिर चेंजेस आती जाएंगे, तो वो छोटे-छोटे चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाते हैं, आने वाली जो नस्लें, आने वाली स्पीशीज में क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। तो एवोल्यूशन क्या होता है बेटा, एक ग्रेजुअलिज्म का प्रोसेस है, जिसमें जो चेंजेस हैं वो विद रिस्पेक्ट, स्मॉल चेंजेस आती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब उसके बाद फर्दर बेटा पॉपुलेशन बेस्ड की बात की गई है, कि जो यानी जो चेंज है, यानी जो एवोल्यूशन है बेटा, वो पॉपुलेशन बेस्ड है, इंडिविजुअल बेस्ड नहीं है। डार्विन ने इंडिविजुअल बेस्ड कहा था, क्यों? क्योंकि उसने कहा था एक अगर स्पीशीज में चेंज आ गई है, तो वो फिर जो ना उसी उसी स्पीशीज के एक इंडिविजुअल में आ गई है, तो वो फिर दूसरे उसके उसके बच्चों में चली जाएगी, एक्सेट्रा। उसने ऐसे बात की थी। तो बेटा इससे जो ना कोई वास्ता नहीं है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन कहता है कि पूरा मलबा मुझे चाहिए, पूरी पॉपुलेशन चाहिए, ठीक है। अगर पूरे पॉपुलेशन में कोई चेंज आती है, तो वो क्या होगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। अगर किसी सिंगल इंडिविजुअल को इफेक्ट कर रहा है, तो उसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। डार्विन की ये नियो डार्विनिज्म किसको सपोर्ट करता है, कि कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चीज चेंज करेगी, इकोलॉजी की कौन सी फॉर्मेट चेंज करेगी? हाँ बच्चों, सर इंडिविजुअल सिर्फ एवोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन करते हैं। देखें यहाँ पे बात की जा रही है कि जो एवोल्यूशन है ना, एवोल्यूशन अगर काज हो सकती है, तो वो पॉपुलेशन की वजह से काज हो सकती है। पॉपुलेशन में अगर कोई चेंज आती है, तो चेंजेस अकर हो सकती हैं। अगर एक इंडिविजुअल में चेंज आ रही है, तो वो आगे नहीं जा सकता। इज इट क्लियर? Yes. ठीक यस है। सर।
अब दूसरे मैकेनिज्म की आप बात कर लें कि ये म्यूटेशन पे डिपेंड करता है कि अगर उनके जीन में तब्दीली आ जाती है तो वो जीन उनके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। अब रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन की बात कर लें, जिसकी बेस पे जो चेंजेस हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में क्रिएट होती हैं। अब फिर नेचुरल सिलेक्शन का भी इसमें बेटा रोल होता है और जेनेटिक ड्रिफ्ट का भी बेटा इसमें रोल होता है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि किसी स्पीशीज का कहीं से निकल के किसी दूसरी जगह पे चले जाना, तो उसकी बेस पे जो स्पीशीज जहाँ पे जाएंगे, किसी दूसरे एनवायरनमेंट में जाएंगे, उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करेंगे तो उनमें चेंजेस आएंगे। तो वही चेंजेस हैं यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो फिंचेस हैं वो डिफरेंट है। एक तो उनका लैंड जो है ना वो डिफरेंट था, अपने मेन लैंड से जो है ना मतलब डिफरेंट था। मेन लैंड पे और तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी, गालापागोस आइलैंड पे और तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी। वजह क्या है कि बेटा जो स्पीशीज है वो माइग्रेट कर गई है, डिफरेंट रीजन है, हम आगे इस चीज को पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। नियो डार्विनिज्म में क्या है कि मेंडल जेनेटिक्स को भी स्टडी किया गया है नेचुरल सिलेक्शन के साथ, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो चेंजेस है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो ना जेनेटिक चेंजेस हो तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगी। उसके बाद उसने कहा था कि जो एवोल्यूशन की जो फंडामेंटल चेंज है वो पॉपुलेशन की वजह से होता है, इंडिविजुअल की वजह से नहीं होता। और उसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस नियो डार्विनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं? म्यूटेशन है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है और जेनेटिक ड्रिफ्ट। और अगर ये तमाम चीजें मिल जाएं तो वो क्या कर सकती हैं? एवोल्यूशनरी चेंज क्रिएट कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं। इज इट ओके? यस सर। अच्छा, उसके बाद फिर एविडेंसेस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन कि बेटा अब कौन से एविडेंसेस हैं जिसकी बेस पे मतलब एवोल्यूशन अकर होती है। अब यहाँ पे एक्चुअली कुछ ही टॉपिक दिए हुए और आपकी बुक में भी कुछ ही दिए हुए, सारे नहीं दिए हुए। अब बेटा एक बायोजियोग्राफी है जो कि आपको आपकी बुक मतलब करिकुलम में है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और कंपैरेटिव एनाटॉमी है। ये एम्ब्रियोलॉजी है, पैलेंटोलॉजी या टैक्सोनॉमी, इनको जो ना आपकी बुक में मतलब ना बुक में मेरे ख्याल से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन करिकुलम में नहीं दिया हुआ। ठीक है। अब फॉसल्स की अगर आप बात कर ले, फॉसल से यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, तो इस चीज से थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। ये फॉसल्स एक्चुअली किससे बिलोंग करता है? पैलेंटोलॉजी से। अब बेटा फॉसल के हवाले से आप बात कर ले कि अब किसी भी एनिमल का फॉसल है, आप इस चीज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस यानी जो उस जमाने में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता था, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उसका स्ट्रक्चर करंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है कि नहीं है। ठीक है, जस्ट इस चीज की बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि पहले वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते थे, अब वो स्ट्रक्चर कौन से पाए जाते हैं, या उन स्ट्रक्चर में पहले क्या क्या था और अब उनमें क्या चेंजेस है। इस चीज को एक्चुअली पैलेंटोलॉजी में या फॉसिल्स में स्टडी किया जाता है। ये ओके है? हाँ बच्चों, यस फॉसल ये पैलेंटोलॉजी ओके है कि इसमें क्या किया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉसल्स के जरिए आइडेंटिफाई किया जाता है कि उनमें क्या चेंजेस आई। इज इट ओके? यस सर। चलें जी, फर्दर बेटा हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मतलब जो एवोल्यूशन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हवाले से मतलब क्या हमारे पास एविडेंसेस हैं। आपको पता है बेटा हमारी बॉडी जो है ना डिफरेंट मॉलिक्यूल से, हमारा जो सेल्स है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। ठीक है। अच्छा एक मिनट मुझे, आई विल बी अवेलेबल। अच्छा बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैसे एविडेंसेस प्रोवाइड करता है, बात इसकी है। आपको पता है बेटा बायोकेमिकल होमोलॉजी की बात कर लें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिमिलर है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या है? सिमिलर है। अब कैसे? सिमिलर। हाँ, अब जैसे बात कर ले डीएनए की बेटा, हम में भी वो डीएनए पाया जाता है, वही डीएनए प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, वही डीएनए आप दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, मतलब पाई जाती हैं उधर। बेशक उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम थोड़े चेंजेस आते हैं, लेकिन पाया तो सब में जाता है ना। अब एनर्जी करेंसी की बात कर लें बेटा, एटीपी जो ना वो एनर्जी, ठीक है, एनर्जी करेंसी की बात कर लें, वो बैक्टीरिया में भी वही एटीपी यूज हो रहा होता है, हमें भी वही एटीपी यूज हो रहा होता है। प्रोटीन के हवाले से बात कर लें बेटा, बैक्टीरिया में जो प्रोटीन है वो भी वही अमीनो एसिड का बना हुआ है, 20 अमीनो एसिड का, और हम में जो प्रोटीन है वो भी वही 20 अमीनो एसिड का बना हुआ है। और साइटोक्रोम सी की बात कर लें बेटा, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो उधर भी पाया जाता है इधर भी पाया जाता है, तो हिसाब तो एक ही हुआ। ये एक बेस्ट एविडेंस है कि जो ना ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेलीज या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बेस पे कि वो ये ऐसे मतलब मॉलिक्यूल्स हैं जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। और इससे पता चलता है कि जो इनका कॉमन एंसेस्टर है वो क्या है? सेम है। ठीक है, इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके है? ये चीज ओके है? यस 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 यस। सर। चलिए। अच्छा, उसके बाद एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या चीज है मुझे आप लोग ये बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। बल्कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। हाँ जी बताएं, बायोजियोग्राफी क्या होता है? ये तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। हाँ बच्चों, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स होती है जो अर्थ पे, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम हाँ, बायोजियोग्राफी बोलते हैं। बायो का क्या मतलब है? लाइफ, लिविंग Life। ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, आप एनिमल्स की बात कर लें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लें,
जियो का मतलब क्या, अर्थ, ग्राफी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, कि अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना बायोजियोग्राफी कहलाता है। अच्छा, अब इससे क्या चीजें पता चलती हैं? एक तो बेटा प्री हिस्टोरिक क्लाइमेट चेंजेस, आपके पहले जमाने में क्या क्लाइमेट चेंजेस थी या किस तरह का क्लाइमेट था, अब किस तरह का क्लाइमेट है, फ्यूचर में क्या क्लाइमेट हो सकता है, तो एक तो इस चीज को स्टडी किया जाता है। अब उसके बाद फर्दर हैबिटाट्स की बात कर लें। अब हैबिटाट्स में ये है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता था उसका एनवायरनमेंट कैसा था, उसका उसकी एनवायरनमेंट का उसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इम्पैक्ट था, और उसके बाद वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह के एनवायरनमेंट से रह के आया, किस तरह के क्लाइमेट से गुजर के आया, उस दौरान क्या क्या चेंजेस आई हैं, और उसको कंपेयर किया जाता है करंट एनवायरनमेंट से कि अब और पहले में क्या डिफरेंस है। अब इसी वजह से जो ना ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी बताता है। इज इट ओके? बायोजियोग्राफी से क्या क्या चीजें पता चलती हैं? Yes, sir. Okay. ओके है? Yes. Yes, sir. अच्छा बेटा, अब यहाँ पे की ऑब्जर्वेशंस की बात कर लें कि अब स्पीशीज इवॉल्व इन एरिया। अगर एक स्पीशीज है बेटा, वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में प्रोड्यूस हुआ है, मतलब उसकी बर्थ हुई है, उसके बाद वो क्या होता है कि बेटा किसी दूसरे जगह पे वो क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। अब डिस्पर्स होने के पीछे भी बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसकी डिस्पर्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे हम एक स्पीशीज, इस कैमल के स्पीशीज की डिस्पर्शन की हम बात कर लेते हैं कि बेटा जो जो कैमल है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ये साथ में अब आप लोगों ने ये एग्जांपल के तौर पे आपकी बुक में शामिल नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल रखी है। तो अब साथ में आप लोगों ने मुझे बताते जाना है बेटा कैमल की जो ओरिजिन है वो कहाँ पे हुई है, नॉर्थ अमेरिका में। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. अब उसके बाद वो जो कैमल है वो कहाँ पे, किस तरफ आ गया, साउथ अमेरिका की तरफ आ गया। किस टाइप, कहाँ कहाँ आ गया? South America में आ South गया। America. एक्चुअली ये यहाँ पे एक बैरियर मौजूद है, एस्थमस ऑफ पनामा जिसे कहते हैं, एस्थमस, ठीक है, ऑफ पनामा, कि पनामा कनाल भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब बेटा इसी रास्ते से होके वो साउथ अमेरिका तक पहुंच गया, और उसके अलावा बेटा ये किस तरफ आ गया, इस एशिया और किसकी तरफ आ गया, अफ्रीका की तरफ आ गया। Africa की तरफ. बेटा अब नहीं, पहले की बात है, जो एशिया, साइबेरिया एंड अलास्का। साइबेरिया बेटा मेरे ख्याल से ये रशिया का इलाका है, यानी यूरोप कह लें, और इलास्का बेटा किसका है, ये जो ना यूएसए का इलाका है, मतलब नॉर्थ अमेरिका की बात कर लें, नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से कनेक्ट करता है ये रीजन। तो अब बेटा ये नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे ये क्या मौजूद है, इलास्का, और इस साइड पे क्या मौजूद है, साइबेरिया। अब हुआ क्या कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा चेंजेस की वजह से ये अर्थ की रोटेशन से ये दोनों जो इलाके हैं ये सेपरेट हो गए और इनके बीच में वाटर आ गया, लेकिन ओशंस मतलब बन गए। पहले जमाने में ये दोनों एक थे, मतलब लैंड कनेक्शन था, जिसकी बेस पे जो स्पीशीज थी बेटा वो क्या होती थी कि यहाँ से इस साइड पे माइग्रेट करके आती थी। अब इज इट क्लियर कि कैमल जो ना कहाँ से किस तरीके से जो ना नॉर्थ अमेरिका से ये ट्रांसपोर्ट हुआ है, माइग्रेट हुआ है, Yes, sir. Clear है। ठीक है, कि नॉर्थ अमेरिका से वो साउथ अमेरिका गया जो कि एस्थमस ऑफ पनामा की वजह से, और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका से जो ना वो एशिया और अफ्रीका की तरफ किस वजह से आया, वो एक्चुअली बीच में लैंड कनेक्शन होता था पहले, ठीक है, जिसको बेरिंग नाम दिया जाता है, बेरिंग लैंड ब्रिजेस। ये पहले मौजूद था, अब नहीं है, अब वही वाटर डिसॉल्वेशन हो गया, मतलब बीच में वाटर आ गया। तो अब बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये बात कब की है, 40 से 45 मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है, ठीक है। अब इस दौरान में उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी चेंजेस आई हैं। अब यहाँ पे देखें बेटा, इस कैमल को देख लें, इस कैमल को देख लें, इस कैमल को देख लें। ये ड्रोमेडेरी जो कैमल है बेटा ये अफ्रीका में है, बैक्टीरियन कैमल ये किसमें, एशिया में, और इसी तरीके से लेमा ये साउथ अमेरिका में है। तो अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनमें क्या आ गई है, चेंजेस आ गई है, ठीक है। तो अब ये चेंजेस किसकी वजह से आई है बेटा, जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से आ गई कि अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जब एक एनवायरनमेंट को छोड़ के दूसरे एनवायरनमेंट पे जाता है, वहां के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करता है, तो उसमें क्या आने लगती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी जनरेशन में, उसकी नस्ल में चेंजेस आने लगती हैं। इज इट ओके? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अब्सेंस ऑफ स्पीशीज इन अ सूटेबल हैबिटाट के, जहाँ पे उसको सब कुछ मिल रहा हो, लेकिन फिर भी वो वहां पे स्पीशीज नहीं है, तो इसके पीछे वही वजह क्या हो सकती है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, कि अब बेटा फिजिकल माउंटेन की वजह से या आप कह लें ओशंस की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं होते, स्पेसिफिक जगह पे लिमिटेड होते हैं। तो अब कीवी की बात कर ले, कीवी कहाँ पे मौजूद होता है, कीवी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है, कीवी किसमें सिर्फ है, Australia में. उसके अलावा, हाँ, इसकी वजह से उसके अलावा कहीं पे पाया नहीं जाता। उसके अलावा एक और मेरे ख्याल से रिप्टाइल है जिसका नाम मुझे भूल गया, तो वो सिर्फ न्यूजीलैंड में, उसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता। वजह क्या है कि बेटा उनको जियोग्राफिकल बैरियर है, वो लैंड न्यूजीलैंड में सर क्या होता है?
न्यूजीलैंड में मुझे याद नहीं आया, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक एनिमल है जो सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है और नहीं पाया जाता है। मैं उसको भेज देता हूँ आपको देख के, ठीक है? ठीक है। तो अब बेटा वजह क्या है कि जियोग्राफिकल बैरियर होती हैं जिसकी बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। इज इट ओके? यस। ठीक यस है। सर। अच्छा, फर्दर बेटा डार्विन की अगर आप बात कर लें कि अब नो रैबिट फाउंड इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में क्यों रैबिट नहीं पाया जाता? वजह क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, ठीक है? उनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, फिजिकल बैरियर है उनके बीच में, ओशियानिक बैरियर कह लें, वो मौजूद है। तो इसकी बेस पे वो क्या हो सकती है कि सर वहां पे नहीं गई और वहां पे इवॉल्व नहीं हुई। अब इंट्रोड्यूस्ड रैबिट थ्राइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया बेटा। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में बेटा उनकी क्या होगी, उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, ठीक है? अब उसके बाद पे क्या हुआ, वजह क्या था? एनवायरमेंटल तो सूटेबल था बट नेचुरल एब्सेंस ड्यू टू आइसोलेशन, लेकिन उनको इस तरह की कोई नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिली थी। इस वजह से जो ना ऑस्ट्रेलिया में जो रैबिट है वो नहीं पाया जाता। अब वजह क्या, इस चीज को दोबारा समझे बेटा। ऑस्ट्रेलिया में रैबिट इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है? उनके लिए वजह क्या था कि फूड वगैरह सारी चीजें थी, लेकिन नेचर ने उनको सपोर्ट किया ही नहीं है, उस तरह का एनवायरनमेंट था नहीं, उस तरह का जो टेम्परेचर वगैरह ये सारी चीजें थी ही नहीं, तो जिसकी बेस पे जो ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये डिपेंड करता है कि बेटा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है कहाँ पे रह रहा है, कहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, और उसके बाद जो ना क्या वो एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर सपोर्ट कर रहा है तो ऑफकोर्स वहाँ पे रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें चेंजेस भी आएंगे। अगर वो एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, नेचर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएंगे बेटा? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इज इट ओके? यस। अच्छा, यस। फर्दर बेटा लिमिटिंग फैक्टर्स बाय स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें कि बेटा अब वही चीज हम कह रहे थे कि फिजिकल बैरियर हो सकते हैं, एनवायरमेंटल बैरियर या इकोलॉजिकल बैरियर हो सकती हैं। अब फिजिकल बैरियर में बात कर लें कि ओशंस, अब ओशंस बेटा बीच में बहुत बड़ा गैप है जिसकी बेस पे जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं कर सकते। अब डेजर्ट की बात कर लें बेटा, बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेजर्ट को क्रॉस करके नहीं आ सकते। अब इसी तरीके से सेम बेटा माउंटेन की बात कर लें। अब उसके बाद इन्वायरमेंटल बैरियर बेटा, जैसे कि अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलिया में उनको इन्वायरमेंट में सपोर्ट नहीं किया, यानी क्लाइमेट चेंजेस ने उसको सपोर्ट नहीं किया, और क्या हो गया, वो खत्म हो गया, ठीक है? अब फर्दर इकोलॉजिकल बैरियर की बात कर लें बेटा, वहां पे फूड की कंपटीशन हो जाती है, शेल्टर की कंपटीशन हो जाती है कि उनके लिए वो सूटेबल इन्वायरमेंट है ही नहीं, तो इसकी बेस पे बेटा वो वहां पे ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते और उस जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे इन्वायरमेंट उनके लिए क्या हो, सूटेबल हो। अब ये विद इन लैंड की बात हो रही है, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है? अब ये इन कॉन्टिनेंट को मतलब हटा के कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इनके बीच बीच में ये क्या मौजूद है, ओशंस मौजूद है। अलबत्ता वो उसी कॉन्टिनेंट के एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। मतलब आप मेन लैंड से बात कर लें, फॉरेस्ट की तरफ चले गए, तो इकोलॉजिकल बैरियर्स होती हैं जिसकी बेस पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उनको क्रॉस नहीं कर सकते, वो स्पेसिफिक एरिया तक महदूद रह जाते हैं। जैसे ओके, यस। चल। अच्छा बच्चों, उसके बाद कंपैरेटिव एनाटॉमी है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन ऑर्गेनिज्म, क्या ऑर्गेनिज्म के दरमियान में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब इससे क्या होता है, मतलब इसकी बेस पे क्या होता है बेटा कि जो एवोल्यूशन है बेटा वो अगर होता है। अब यहाँ पे आप बात कर लें दो तरह के स्ट्रक्चर्स की, होमोलोगस स्ट्रक्चर और एनालोगस स्ट्रक्चर की बात कर लें। अब होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या है बेटा कि स्ट्रक्चर तो सिमिलर है बट उनके जो फंक्शंस है वो डिफरेंट है। अब वजह क्या है, स्ट्रक्चर क्यों सिमिलर है? वजह क्या है कि उनका इंसेस्टर कॉमन है। अब बेटा ये तमाम स्ट्रक्चर्स की बात कर लें, ये तमाम स्ट्रक्चर सिमिलर है। अब ह्यूमन में हैंड लिम्स की बात कर लें, बाकी इसी तरीके से ये डॉल्फिन की आप उसकी जो मतलब फिन्स वगैरह की बात कर लें, हॉर्स की बेटा उसकी लेग्स की बात कर लें, इसी तरीके से बर्ड चिकन के लेग्स की बात बल्कि विंग्स की बात कर लें, बैट की विंग्स की बात कर लें बेटा। अब इनका स्ट्रक्चर तो मिलता जुलता है लेकिन हर एक का फंक्शन डिफरेंट है। हमारे हाथों का फंक्शन डिफरेंट है, बर्ड के विंग्स का फंक्शन डिफरेंट है, बैट के फंक्शन विंग्स का फंक्शन डिफरेंट है, हॉर्स के लेग्स का फंक्शन डिफरेंट है। तो अब बेटा फंक्शन तो इनका डिफरेंट है लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो मिलता जुलता है। अब ऐसे स्ट्रक्चर को होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब जैसे ह्यूमन आर्म की बात कर लें, हॉर्स फोर लेम की बात कर लें, वेल फ्लिपर की बात कर लें, इसी तरीके से बैट विंग की बात कर लें, बर्ड विंग, ये सिमिलर स्ट्रक्चर है लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है। अब प्लांट की बात कर लें, सीपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स या फिर कार्पेल्स की बात कर लें, ये मॉडिफाइड लीव्स हैं, ठीक है? जो कि इनका फंक्शन डिफरेंट है लेकिन एराइज एक ही स्ट्रक्चर से हुए हैं। अच्छा, अब उसके बाद बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स है जो पहले फंक्शनल थे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनका फंक्शन डिक्रीज हो गया, तो अब उनके सिम्टम्स जस्ट मौजूद होते हैं। जैसे अपेंडिक्स की बात कर लें, टेल इन द वर्टिब्रा ह्यूमन, टेल बोन जो मौजूद होता है बेटा, अदर जो ना लेग्स इन जो ना लेग बोन इन स्नेक, इस चीज को हमने शुरू में डिस्कस किया। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स है जिनका मतलब ये कि जस्ट एक साइन या सिम्टम के तौर पर मौजूद होते हैं कि ये मौजूद थे पहले, इनका ये फंक्शनल थे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनका कोई फंक्शन नहीं था, अब वो क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है? अच्छा, अब ये जो इस होमोलोगस स्ट्रक्चर किस तरह की मतलब एवोल्यूशन शो करते हैं, तो वो एक्चुअली डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं कि स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम कॉमन इंसेस्ट्री अडॉप्टिंग डिफरेंट हैबिटेट। कि अब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इनका इंसेस्टर तो कॉमन था लेकिन डिफरेंट हैबिटेट अडॉप्ट किए, जिसकी बेस पे क्या हुआ कि उनमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम
उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आई, थोड़ी सी मतलब चेंजेस आई, और उसकी बेस पे उनका जो फंक्शन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। ये जो होमोलोगस स्ट्रक्चर है वो कौन सा एडाप्टेशन शो करते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है। अब दूसरे बेटा एनालोगस स्ट्रक्चर है, इनका फंक्शन तो सिमिलर होता है बट इंटरनल स्ट्रक्चर और ओरिजिन क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब जैसे बेटा ये बर्ड के विंग्स की, इंसेक्ट के विंग्स की बात कर लें, ये टेरोडेक्टाइल, ये एक्चुअली रिप्टाइल कह लें, रिप्टाइल, ठीक है। और ये बर्ड के विंग्स की बात कर लें बेटा, इसी तरीके से ये बैट के विंग्स की बात कर लें। अब इनका अगर स्ट्रक्चर भी देखें तो ये क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इन सब तमाम का फंक्शन एक ही है, फ्लाई करना बेटा। तो ये स्ट्रक्चर तो मतलब क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनका फंक्शन सिमिलर हो तो ऐसे स्ट्रक्चर को एनालोगस स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। अब एग्जांपल क्या है बेटा, विंग्स ऑफ बैट, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, और इसके अलावा फर्दर लीव्स ऑफ ट्रैप प्लांट्स जैसे इंसेक्टिवोरस और फोटोसिंथेटिक लीव्स की बात कर ले तो लीव्स तो सिमिलर है, लेकिन मतलब फंक्शन तो सिमिलर है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। कि आप फोटोसिंथेटिक लीव्स वगैरह इनकी बात कर लें, वो अट्रैक्टिव होते हैं थोड़े इस किस्म के, और दूसरी तरफ बेटा ये जो ट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं उनकी भी शेप कुछ ऐसे होते हैं कि इंसेक्ट्स वगैरह उनकी तरफ रागिब होते हैं, जिसकी बेस पे उनको क्या करते हैं, कैप्चर करके ईट करते हैं। अच्छा, अब एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन सा है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। अब ऐसे स्ट्रक्चर, इनका इंसेस्टर तो डिफरेंट होता है, लेकिन सिमिलर एनवायरनमेंट की वजह से बेटा उनके एडाप्टेशंस भी क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है, ठीक है, मतलब सिमिलर फंक्शन हो जाता है। इंसेस्टर डिफरेंट है, सिमिलर एनवायरनमेंट में आए, इस वजह से उनका काम भी क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। इज इट क्लियर? यस। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक छोटी-सी अनाउंसमेंट करनी थी, वो ये है कि हमने जो ना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो ना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई बच्चा जॉइन करना चाहता है तो वो जो है इस नंबर पे राब्ता करे। मैं ऑनलाइन क्लासेस की थोड़ी-सी डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि बच्चों, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनका सेशन 3 मंथ है। अब इस 3 मंथ सेशन में हमने आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। और साथ में आप लोगों से जो है ना 2 टेस्ट भी लेने हैं, ठीक है। उनमें से एक होगा बाई वीकली, ठीक है, मतलब 14 डेज़ के बाद जो टेस्ट होगा वो, और उसके बाद सेकंड होगा मंथली टेस्ट। आपके सिलेबस को 3 महीनों के हिसाब से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, और फिर उसमें भी 2 वीक्स में आपने जितना पढ़ा उसका टेस्ट होगा, फिर मंथली आपका जितना हो जाएगा उसका टेस्ट हो जाएगा। तो 5 डेज़ बच्चों क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे, और उसके बाद सैटरडे टेस्ट होगा जो कि बाई वीकली वीक में जो आएगा, ठीक है, उसका क्या होगा, टेस्ट होगा। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट उसमें 5 एमसीक्यूज़ हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और 1 लॉन्ग जो है ना उस टेस्ट में शामिल होगा। वंस जब आप हमारे जो पेड सेशन है, पेड ग्रुप है, आप उसे जॉइन करेंगे तो मतलब पेड क्लासेस जॉइन करेंगे तो हम आपको जो पेड ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे, जहाँ पे आप बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स होंगे, आपको उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हम भी आपके लिए अवेलेबल होंगे, हमारा रिसोर्स, हमारा मटेरियल, हमारा डाटा भी आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। और उसके बाद ये जो क्लासेस हैं बच्चों वो गूगल मीट पे होती हैं, ठीक है। गूगल मीट मेरे ख्याल से आजकल हर एंड्रॉइड ऐप में, हर लैपटॉप वगैरह में मौजूद होता है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हर जो सब्जेक्ट है इस 3 मंथ के लिए, मतलब हम आपसे जो है हर सब्जेक्ट के लिए चार्ज कर रहे हैं 6000, मतलब ये कि आपने 3 महीने तक इसके अलावा कुछ नहीं देना, ठीक है। इसी में आप पढ़ेंगे भी सही, आपके टेस्ट भी होंगे, आपको गाइड भी किया जाएगा, आपके आपके लिए जो ई-मार्किंग फैसिलिटी है वो भी होगी, ठीक है। मतलब आपके जो पेपर हैं वो हम आपको चेक करके विद एरर जो आपका है वो आपको समझा देंगे, ठीक है। एक छोटी-सी वीडियो क्लिप बना के हम आपको शेयर कर देंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट कौन से हैं प्यारे बच्चों, बायो है, केमिस्ट्री है, और उसके अलावा क्या है, फिज़िक्स है। तो जो भी बच्चे जॉइन करना चाहते हैं तो वो जल्द से जल्द हमसे कॉन्टैक्ट करें। 1 दिसंबर से जो है ना हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप लोग जो है ना लेट हो जाएँ। और एक और फैसिलिटी भी आप लोगों के लिए है कि भई ये जो हमारे लेक्चर्स हैं वो गूगल मीट पे होते हैं, तो वही लेक्चर्स उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि अक्सर बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी की वजह से, समथिंग इश्यूज़ की वजह से वो हमारी क्लासेस को जॉइन नहीं कर पाते, तो वो भी जो है ना वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो देख सकते हैं।